हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन हिल साइको लैब। इंटेलिजेंस का ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस ले रही हूँ एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन विद द ऑप्शंस. So let's start it. Question number 51. The Army Alpha test which was developed during World War One is an. तो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर जब हुआ था वह 1914 टू 18 के बीच में, और उसी टाइम आपको याद होगा कि 1915 में 1905 में एल्फ्रेड बिने ने एक टेस्ट बनाया था इंटेलिजेंस, और उसी टाइप जो है टेस्ट बने हुए थे. तो एक्चुअली ये आर्मी अल्फा टेस्ट वगैरह वॉर के टाइम पे क्या थे, ताकि रिक्रूट कर सकें जो सोल्जर्स हैं. तो उसमें दो तरह के सोल्जर्स होते थे, एक लिटरेट और एक इलिटरेट. तो उन्हें स्किल्स के बेसिस पे करना होता था. तो इसके लिए पहली बात ये ग्रुप टेस्ट है. तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. दिस इज, ये मेरे नोट से है. सो यहाँ पे देखिए आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा. अगर आप देख रहे हो तो आर्मी अल्फा जो है ये रिटन टेस्ट है, और आर्मी बीटा जो है ये ओरल टेस्ट है. अच्छा, अभी डिफरेंस क्यों था रिटन और ओरल में? रिटन टेस्ट जो था दैट इज फॉर द एजुकेटेड पीपल. ठीक है, जाहिर सी बात है, रिटन के लिए लैंग्वेज चाहिए. तो ये जो था इट इज़ फॉर द एजुकेटेड पीपल, एंड जो ओरल था वो था इलिटरेट पीपल के लिए. तो अगर आप देखेंगे इन 1970 साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट येरिक्स डेवलप टू टेस्ट नोन एज आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा. Army Alpha was designed as a written test and Army Beta was orally in case which recruits were unable to read. The tests were administered to cover over 2 million soldiers in an effort to help the army determine which men were being suited for specific position and leadership roles. तो इसी के बेसिस पे जो है ये टेस्ट हुआ. तो अब पता ही चल रहा है जब सोल्जर्स को रिक्रूट करेंगे तो ग्रुप टेस्ट होंगे, इंडिविजुअल तो होगा नहीं. और ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट था, क्योंकि अल्फा की बात हो रही है, अल्फा इज अ रिटन टेस्ट. अगर ये बीटा की बात होती तो वो ओरल होता. तो आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 52. यहाँ पे ये पोर्टियोस मेज दिया हुआ है. तो पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं, आई विल शो यू द पिक्चर. यहाँ पे कुछ मैंने बताया पोर्टियोस मेज क्या होते हैं. देखिए ये ना एक साइकोमेट्रिक टूल है. इट इज अ साइकोमेट्रिक टूल इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जिसमें क्या था कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग की जाती थी. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो थी ना बहुत ही वेग्यू थी, मतलब जो अस्पष्ट कहते हैं, क्लियर नहीं थी. तो फेमस स्टैनफोर्ड बिने स्केल बनाया गया, जिसे बिने साइमन स्केल भी किया जाता है, जो 1905 में रिलीज हुआ और जो बहुत पॉपुलर हुआ कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए. It was frequently used to determine whether school children qualifies as mentally handicapped and fed into a general culture of eugenics. So यहाँ पे कुछ ये देखिए, यहाँ पे मेन इसका जो है ना, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो पोर्टिव्स टेस्ट जो है ना, ये था ये नॉट टाइम्ड एंड डज नॉट रिलाई अपॉन द सब्जेक्ट्स वर्बल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. तो अदर IQ टेस्ट की तरह नहीं थे. अनलाइक एन IQ टेस्ट, पोर्टिव मेजर्स नॉट टाइम्ड एंड डज नॉट रिलाई अपॉन द सब्जेक्ट वर्बल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. Those who take the test are simply required to solve a series of maze of increasing difficulty. यानी मेज की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी. अगर आपने कभी क्लिनिकल में काम किया हो या कुछ हो, तो आपने अगर एक मिसिक टेस्ट देखा हो, मिसिक, ठीक है, तो ये है आई थिंक मिलान इंटेलिजेंस स्केल ऑफ इंडियन चिल्ड्रन. तो इसमें जो है दो टेस्ट होते हैं, वर्बल एंड परफॉर्मेंस. ये वेस्लर के बेसिस पे ही है. तो परफॉर्मेंस में जब हम एक ना उसको मेज देते हैं बच्चे को, जिसमें उसको फास्टर कंप्लीट करना होता है. तो उसमें ABCD करके बहुत सारे, फिर 1 2 3 करके टाइम लिमिट्स होती है, वो मेज कंप्लीट करने का होते हैं, जिसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है. तो इसमें ना एक रूल होता है मेज में. मान लीजिए ये मेज है, समथिंग इज देयर, ठीक है, कुछ मेज है, तो इसमें एक रूल होता है कि आप एक तो पेंसिल नहीं उठा सकते, लाइन क्रॉसेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपसे गलत हो गया तो यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन. तो ऐसे कुछ रूल होते हैं. तो यही बोल रहा है कि ईच मेज कैन ओनली बी अटेम्प्टेड ट्वाइस और 4 times फॉर द मोर डिफिकल्ट वंस, एंड इट इज नॉट परमिटेड टू बैक ट्रैक वंस अ रॉन्ग टर्न हैज बीन टेकन, जो ये मैंने भी बताया. एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म द पोर्टिव्स मेज इज नेसेसरी टू हैव विजियो मोटर. ये किस लिए किया जाता था? ताकि विजियो मोटर, कोऑर्डिनेशन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, फोरसाइट एंड प्लानिंग, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड, इन सबको मेजर किया जा सके. तो ऑल दिस कॉग्निटिव एबिलिटीज आर पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज बाय दिस स्किज़ोफ्रेनिया. तो बाकी मेनली ये समझिए कि इस चीज़ को करता था, जबकि बाकी टेस्ट जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे. अब मैं आपको दिखाती हूँ पोर्टिव मेज कैसे होते हैं. ये देख रहे हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होते थे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को फाइंड आउट करने में भी. तो दीज आर पोर्टिव्स मेज. ठीक है,
दैट्स ऑल एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बेसिस पे इसका आंसर क्या हुआ, पोर्टिस मेजन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, क्योंकि इंडिविजुअल और मैं मिसिक की बात कर रही हूँ तो वो तो होता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है क्योंकि वर्बल की इसमें कोई बात नहीं हो रही। तो पहली बात, ये वर्बल वाले ऑप्शन सारे के सारे डिलीट हो गए, और क्योंकि ये ग्रुप टेस्ट नहीं है तो आंसर डी भी डिलीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 रावन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इज अ वेरी पॉपुलर। आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो मैंने एक पिक्चर डाली है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। देखिए ये है रावण प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। आप जैसे देख रहे होंगे कि ये बॉक्स खाली सा है, यहाँ पे ये जो चीज़ है, तो बच्चे से पूछा जाएगा कि इसमें से बताओ कौन सी पिक्चर इस चीज़ को कंप्लीट करेगी, तो मान लीजिए 4 करेगी, तो आंसर विल बी 4। इसी तरीके से 20-30 होते हैं पिक्चर्स जिससे कंप्लीट किया जा सकता है। ये ऐसा टेस्ट है कि जो कल्चर फ्री टेस्ट है, इसका कोई क्योंकि वर्बल से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरा जो है ये ग्रुप बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठा के कराया जा सकता है, तो दैट टेस्ट, तो ये बहुत ही पॉपुलर ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 द रिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंसेस। देखिए क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में कोई खास कनेक्शन नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर इंटेलिजेंस हाई होगा तो क्रिएटिविटी के चांसेस भी हाई होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशन है। तो ना तो इसमें लीनियर रिलेशन होता है ना कर्विनल। लीनियर मतलब लाइक दिस, ठीक है, मान लीजिए कर्व लाइक दिस, या ऐसे लीनियर होता है, और कर्विनल मतलब ऐसे। तो ऐसा कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है, ना तो इसमें नीदर लीनियर है और कर्विनल है। तो आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट बी। क्वेश्चन नंबर 55 अकॉर्डिंग टू मास्लो, जो अब्राहम मास्लो हैं, द साइंटिस्ट इज मार्क्ड बाय। तो मैं पहले इसका आंसर बताऊं, लेट्स गो फॉर दी कि क्रिएटिवनेस की इन्होंने क्या बात की थी। तो एक्चुअली देयर इज अ 2 टाइप ऑफ क्रिएटिवनेस, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। जब आप बात करेंगे पहली प्राइमरी क्रिएटिविटी की, तो डिफरेंस इज दैट पर्सनल क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स अ क्रिएटर हु इंटरेक्ट्स विद द प्रॉब्लम और गैप। समझ रहे हैं, यहाँ पे क्रिएटर मैटर कर रहा है। अब जैसे इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे स्कल्पचर जो मूर्ति बनाता है, हु डिस्कवर्स मीनिंग इनहेरेंट इन अ पार्टिकुलर स्टोन। एक पार्टिकुलर स्टोन में वो एक मीनिंग देख पाता है, ये स्कल्पटर देख रहा है। लेकिन जब भी वो स्कल्पटर मूर्ति बना देता है, वेयर इज सेकेंडरी एंड सोशल क्रिएटिविटी रिक्वायर्स दैट सम ऑडियंस कंस्ट्रक्ट ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम। और जो स्कल्पचर ने उस इमेज बनाई, उससे ऑडियंस क्या वो निकालती है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 52 को देखेंगे, 53 को देखिए, 54 को देखेंगे सॉरी। सो मास्लो द साइंटिस्ट इज मार्क्ड बाय, तो साइंटिस्ट जो होगा वो मार्क्ड बाय किससे करेगा, सेकेंडरी क्रिएटिविटी, क्योंकि इसे ऑडियंस देखेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56 द मेंटली गिफ्टेड कंप्राइज अबाउट। मैं इसे दिखाऊं उससे पहले एक पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे जनरल पॉपुलेशन लाई करती है, तो वो कह रहा है 50% ऑफ आई क्यू स्कोर फॉल बिटवीन 90 एंड 100, जो यहाँ मिलेगा आपको, ये 100 आई क्यू दिया हुआ है। एंड 70% ऑफ आई क्यू स्कोर फॉल बिटवीन 85 एंड 115, यानी थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाता है, +15 -15 का। 95% ऑफ आई क्यू स्कोर फॉल बिटवीन 70 एंड 130, तो ये 70 से 130 के बीच में 95% स्कोर हो जाएगा। एंड 99.5% फॉल बिटवीन 60 एंड 140, और 60 एंड 140 के बीच में कितना हो जाएगा, 99.5%, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कोर जो कर रहे हैं, देखिए अगर स्कोर ऑफ 132 इक्वल्स टू टॉप 2%, यहाँ पे देखिए 2% है पॉपुलेशन जो है। तो यहाँ गिफ्टेड की बात करेंगे ना जब भी, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो बात हो रही है, वो कह रहा है कि जो मेंटली गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जिनका IQ अबव 130 होता है, वो कितना पॉपुलेशन में लाई करता है, तो वो सिर्फ 2% ऑफ पॉपुलेशन होता है, चाहे मेंटली गिफ्टेड हो या मेंटली रिटार्डेड। द आंसर विल बी 2% ऑफ द पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर इज 57 द IQ ऑफ द गिफ्टेड पर्सन इज। तो एक बार देख लेते हैं IQ ऑफ गिफ्टेड पर्सन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने रेंज दे रखी है, ये देखिए। तो अगर आप देख रहे हो तो वैसे तो उन्होंने 140 दिया है, बट ये गिफ्टेड में 130 to 130 लाइन कर रहा है, तो विल कंसिडर इट गिफ्टेड, दैट इज ओके। सो आंसर इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ऑप्शंस और कुछ है नहीं, 130 139 के बीच में कुछ है नहीं, तो बेस्ट सूटेड आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट द टू चिल्ड्रन बोर्न इन सेम मंथ ऑफ द सेम ईयर विल हैव द सेम। तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर वो सेम मंथ सेम ईयर में पैदा हो रहे हैं तो वो कौन सी एज शेयर कर रहे होंगे, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। नया IQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू नो दैट मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100।
हालांकि ये जो है प्रोपोर्शन होता है, फ्रैक्शन में होता है, क्योंकि इसमें डेसिमल ना है तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आंसर विल बी बी। ना ये है, ना ये है, ना ये है। क्वेश्चन नंबर इज 60। इफ द मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज मोर देन द क्रॉनिकल एज द चाइल्ड विल बी। अब आप खुद ही सोचिए, एक बच्चे की मेंटल एज क्रॉनिकल एज से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बच्चा क्या होगा, गिफ्टेड होगा, यानी उसकी मेंटल एज ज़्यादा है, उससे वो इंटेलिजेंट होगा। और वहीं अगर मैं कहूँ कि क्रॉनिकल एज मेंटल एज से ज़्यादा है तो यहाँ पे पता चल रहा है कि बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ना तो वो डल चाइल्ड होगा, ना एवरेज होगा, ना ही वो एनीथिंग अबाउट इंटेलिजेंस अबाउट ब्राइट चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 61। मेंटल रिटार्डेशन इंडिकेशन IQ रेंज ऑफ। तो मेंटल रिटार्डेशन का देखिए IQ रेंज क्या होता है, 0 to 70 होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड प्रोफाउंड, सीवियर एंड प्रोफाउंड, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे वो दिखा देती हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा। सो देन राइटिंग, ये देखिए, सो इफ़ यू कैन सी, अगर आपका लेस देन 20 IQ है तो यू विल बी कॉल्ड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, जो बहुत ही 1% होता है। और जनरली इसमें ना मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि अपनी बेसिक नीड्स तक नहीं बता पाते। एंड सीवियर मेंटल रिटार्डेशन 20 to 35 एंड 35 to 50 इज मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, 50 to 70 इज माइल्ड। तो देख रहे हैं आप 70 to 0 तक का रेंज आ रहा है, हालांकि 0 IQ होता नहीं है, फिर भी दैट इज कॉल्ड माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन रेंज। ठीक है, तो आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं इसको, एंड दैट इज़ अबाउट। तो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, तो कि 0 से 27, क्योंकि बाकी के जो सारे हैं वो सारे के सारे मेंटल रिटार्डेशन में आ रहे हैं। और अगर हम मेंटल रिटार्डेशन की जनरली, क्योंकि ये हो गया माइल्ड, ये हो गया क्या कहते हैं प्रोफाउंड, वैसे सही नहीं है, और ये हो गया सीवियर, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज आंसर बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 62। चिल्ड्रन विद IQ 269 एंड लेस, अभी हमने पढ़ा तो वो क्या कहलाएगा, मेंटली रिटार्डेड, क्योंकि 70 से नीचे अगर IQ होगा तो वो मेंटल रिटार्डेड होगा। अब इसका नाम चेंज हो गया, मेंटली रिटार्डेड नहीं बोला जाता, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज डेवलप बाय। तो शुरू में ही हमने ये पढ़ा था कि बिने और साइमन ने कॉन्सेप्ट दिया था, स्टैनफोर्ड तो बाद में आए थे जिन्होंने अमेरिकन वर्जन दिया था बिने का, और ये भी, तो दीज आर नॉट मैचिंग, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट 64, एबिलिटी इंक्लूड्स, हमने पहले भी पढ़ा है बोथ एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट। मैंने बताया था कि अचीवमेंट एबिलिटी मेजर की जाती है जब कोई लर्निंग होती है, और एप्टीट्यूड आपका इनबिल्ड होता है। तो एबिलिटी दोनों तरह की होती हैं, एप्टीट्यूड भी और अचीवमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 65, टेस्ट स्कोर रिलायबल व्हेन दे आर। देखिए टेस्ट स्कोर कैसे रिलायबल होंगे, रिलायबल का मतलब होता है कि आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो एक तो रिप्रोड्यूसेबल हो, यानी सेम रिजल्ट बाद में आए, डिपेंडेबल हो, ठीक है, एंड कंसिस्टेंट हो, ये ना हो कि चेंज होते जाए। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अब। क्वेश्चन नंबर 66, बाय गिविंग टेस्ट इन 2 डिफरेंट बट इक्विवेलेंट फॉर्म्स वन कैन असर्टन द। अगर एक टेस्ट को 2 डिफरेंट फॉर्म में, इक्विवेलेंट फॉर्म में मेजर किया जाए तो आप क्या मेजर कर रहे हैं, दोनों का स्कोर ही आप देखेंगे कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स यू आर फाइंडिंग द रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। ठीक है, एंड वैलिडिटी का मतलब होता है व्हाट इट सपोज टू मेजर। सपोज आप कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो इंटेलिजेंस ही मेजर करें, ना कि वो क्रिएटिविटी मेजर करने लगे, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। प्रोडक्टिव वैलिडिटी अगर होती है तो वो मतलब प्रोडिक्शन कर सके एबिलिटीज़ की, और अचीवमेंट विच इज अर्नड। ठीक है, अब आप बात करते हैं वेस्लर टेस्ट। वेस्लर टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 तरह के होते हैं उसमें, वर्बल आइटम्स और परफॉर्मेंस। तो वो मैं पहले के में भी दिखा चुकी हूँ, और वर्बल 6 होते हैं और परफॉर्मेंस 5। द IQ रेंज ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, अगर हम एवरेज इंटेलिजेंस की बात करें तो 85 to 115। ऐसा होता क्यों है, वैसे तो देखिए एवरेज स्कोर 100 होता है, लेकिन एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जिसको हम लेके चलते हैं +-15, यानी +15 करेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 115, एंड इधर की साइड जाएंगे और अगर हम इधर बैक लेफ्ट साइड जाएंगे तो -15 करेंगे तो 85। तो ये हमारा जो होता है एवरेज इंटेलिजेंस स्कोर होता है, क्योंकि थोड़ा सा डेविएट कर सकता है। तो आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द स्टडी ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन वाज इनिशिएटेड बाय। तो टर्मन जो थे जिन्होंने अमेरिकन वर्जन दिया था बिने स्केल का, उन्होंने कहा था, स्टडी किया था गिफ्टेड चिल्ड्रन को, तो ये एक्चुअली टर्मन बारे किया गया था, और इस पेयर में तो तुम
पढ़ चुके हैं, जी और एस फैक्टर, थॉर्नडाइट और थॉम्पसन का भी हम पढ़ चुके हैं। थॉर्नडाइट गिवन द 3 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो आगे आएगा भी, और थॉम्पसन के भी हमने 7 मेंटल एबिलिटीज देखी थी, तो वो भी हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज, अभी मैंने शुरू में पहला ही क्वेश्चन था, आर्मी अल्फा। टेट इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो ये हो नहीं सकता। स्टैनफोर्ड बिने वॉज इंटेलिजेंस टेस्ट बट इट वॉज अ इंडिविजुअल, तो ये नहीं हो सकता। AGCT नहीं हो सकता, सो आंसर विल बी ए। मेंटल डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय IQ रेंज, तो डेफिशिएंसी बोल लीजिए, MR बोल लीजिए, अभी हमने इसका आंसर किया है C। क्वेश्चन नंबर 72, कल्चर फेयर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तो याद रखिएगा कैटल ने शुरू किया था, और कैटल का एक टेस्ट भी है, कैटल कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, तो आंसर विल बी ए। आखिर मैं बाकी भी ऑप्शंस आपको दिखाती हूँ। ये कोहास क्या होते हैं, ये भाटिया बैटरी का अगर आपने टेस्ट देखा हो तो उसमें यूज हुआ है कोहास, एंड शायद आई हैव डिस्क्रिप्टेड, आई हैव मेरे पास, सॉरी मैंने इसमें नहीं डाला, आपने देखा होगा। मैं फिर भी एक बार आपको समझा देती हूँ कोहास कैसे होता है। एक ऐसा बॉक्स सा होता है, और उसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे ना, ऐसे कुछ स्क्वायर शेप्स होती हैं, और उनको ना एक पिक्चर दिखाई जाती है कि मान लीजिए ऐसा पिक्चर बनाइए, ठीक है, इन इससे, और इसमें ये होता है कि आप उठा के नहीं रख सकते, आपको यहीं पे हिलाना है इन्हीं के अंदर, और फिर उसको बहाना है, तो उसे बोलते हैं कोहास जो होता है ब्लॉक डिज़ाइन। एंड फिर बिने और डेविस तो है ही नहीं, तो उसका आंसर जो हो गया दैट इज कॉल्ड कैटल कल्चर फेयर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। 73 जो है, ट्रेनिंग इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो आप कैसे ट्रेनिंग कर सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग की, इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो आपकी ब्रेनस्टॉर्म होगी, अगर आप एक ही मोनोटोनियस वे में चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी। 74, द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग एंड मेजरिंग इंटेलिजेंस वॉज डन बाय, तो सबसे पहला अटेम्प्ट किसने किया था इंटेलिजेंस को डिफाइन करने का, यू नो दैट, अल्फ्रेड बिने, सो आंसर विल बी अल्फ्रेड बिने। जेनसन ने लेवल 1 लेवल 2 दिया था, गिलफर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, और टर्मन ने जो है दैट इज द अमेरिकन वर्जन ऑफ बिने टेस्ट। नाउ टॉक अबाउट next is intelligence is the capacity for abstract thinking, who has given the above definition of intelligence, तो टर्मन ने ये दिया था कि जो है इंटेलिजेंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, तो गिवन बाय टर्मन इन 1921। ठीक है, अगर हम वर्मन की बात करें तो मैं इसका कल भी बता चुकी हूँ, मतलब नेक्स्ट लास्ट वाली वीडियो में इन्होंने हायरार्की ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, एंड बाकी इन दोनों का मुझे नहीं पता है, सो सॉरी। And question number 76, the Piaget concept of intellectual development was not a psychometrically measured intelligence but is one that explain intelligence terms of, तो according to Piaget क्या है, देखिए Piaget ने cognitive development की बात की थी, और उसने एक word use किए थे, assimilation and accommodation। what does it mean, समझते हैं असिमुलेशन। असिमुलेशन का मतलब होता है न्यू इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, मतलब आपने मान लो कोई, मैंने आप किसी बच्चे ने पहली बार कुत्ता देखा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको दिखाया और बोला कि इट इज़ अ डॉग, सो दिस इज कॉल्ड असिमुलेशन। लेकिन अब उसने नेक्स्ट टाइम भी डॉग देखा, लेकिन उसने देखा कि इस बार डॉग जो है अलग कलर का है, अलग ब्रीड का है, अलग उसका है, तो अब उसने कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की, यानी अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो ये साइकोमेट्रिकली मेजर इंटेलिजेंस जो है, ये कॉग्निटिव जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, पियाजे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इसी के बेसिस पे दिया था, असिमुलेशन एंड एकोमोडेशन एंड द रिजल्टिंग स्कीमेटा। क्वेश्चन नंबर 77, द वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, हालांकि इन्होंने गलत दिया है, इट शुड बी 6 to 16 ईयर्स, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विल बी द बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बाकी कोई होगा नहीं, विस्क क्योंकि चिल्ड्रन का है तो इतने से इतना ही होता है। 78, मेंटल एज इज मेजर ऑफ, तो वो क्या करता है, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को मेजर करता है, दैट इज, क्योंकि क्रिस्टलाइज और फ्लूइड जो है वो कैटल ने दिया था, कि कैटल ने बताया था कि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है दो पार्ट्स में होता है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज, और ऐसा कोई वो नहीं है स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, तो द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, मेंटल एज आर अ टाइप ऑफ, तो नॉर्म्स होते हैं, देखिए नॉर्म्स वो होते हैं, सपोज मैं एक टेस्ट बना रही हूँ और उस टेस्ट पे जो मैं रिजल्ट फाइंड आउट कर रही हूँ ना, जनरली रिजल्ट जो फाइंड आउट हो रहा है वो उस टेस्ट के नॉर्म्स बन गए। अगर मैं कह रही हूँ 100 IQ एवरेज है, तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट, जब मैंने टेस्ट अप्लाई किया होगा सब्जेक्ट्स पे, तो ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी IQ पे लाई कर रही होगी, तो ये इसका नॉर्म बन गया। अंडरस्टूड, सो आंसर इज बी।
Question number 80. Stanford Binet test result indicated that as the child grow older, the mental ability increase. जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता जाता है, इवन इन्होंने अपने टेस्ट में जब दोबारा रिवीजन किया था तो इन्होंने क्या कहा, इनका इनका ये माना था, इन्होंने क्या किया था कि बच्चे मतलब जो बड़े बच्चे कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि इनका कुछ एज के हिसाब से तो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया नहीं था टेस्ट का, जैसे वेस्लर में हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जो बड़ा बच्चा होता वो जाएगा वो उतने ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करता जाएगा। तो वो कहते हैं कि इसी बेसिस पे ये इस इंडिकेशन पे पहुंचे कि चिल्ड्रन जितना बड़ा होता जाएगा मेंटल एबिलिटीज इंक्रीज होती जाएंगी। हालांकि उसके बाद इन्होंने इसको मॉडिफाई किया। सो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 81। स्पेयरमैन हैज डेवलप दी, स्पेयरमैन में टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी जो हमने पढ़ी ली है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी मीन्स जनरल और एस मीन्स स्पेसिफिक। आप पिछले वाली वीडियो में जाएंगे तो विल गेट दैट नोट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये मैं पहले वाली वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। एलन थर्स्टन हैज गिवन द 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एंड दीज आर। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नंबर फैक्टर, वर्बल फैक्टर, स्पेस फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, रीजनिंग फैक्टर, रोल मेमोरी, परसेप्शुअल स्किल, दीज आर 70 प्राइमरी मेंटल्स ऑफ थर्स्टन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर गिलफर्ड का आपको पता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। थॉर्नडाइक ने जो है 3 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, कैटल ने 2 फैक्टर्स लाइक जी और एस। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 83। हु हैज कंसीव्ड इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल एंड सोशल। तो देखिए 3 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो थॉर्नडाइक ने लिए थे, और ये शुरू वाली पहली वाली वीडियो में भी आया था। और कौन कौन से लेवल थे? एब्स्ट्रैक्ट लेवल, प्रैक्टिकल लेवल एंड सोशल लेवल। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 84। रावण प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट में पीछे आपको दिखा चुकी है, ग्रीन वाली पिक्चर जो दिखाई थी। तो ये कैसा टेस्ट है? कल्चर फेयर टेस्ट है। देखिए जिस टेस्ट में लैंग्वेज का यूज नहीं है वो कल्चर फेयर टेस्ट है, और जहाँ लैंग्वेज का यूज आ गया वो कल्चर फेयर टेस्ट नहीं है। इतना समझ में आया ना? बाकी सारे जो ऑप्शन है इजिली एलिमिनेटेड। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 80। who has developed the structural model theory of intelligence, that is given by गिलफर्ड। और इसका मैंने यहाँ पे देखिए डाला भी, गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, और इसने 3 पार्ट्स में दिया था, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। और हमने कल देखा भी था 4 into 5 into 6 and he has given the 120 mental abilities to do। अच्छा, ऑपरेशन एक चीज़ याद रखिएगा, ये मेमोरी एक ही काउंट होती है, इसको बाद में इसको क्लासिफाइड कर दिया गया, इसकी वजह से अब ये बढ़ भी गया है। तो पहले एक ही होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। थर्डसन फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस लाइज बिटवीन द थ्योरीज ऑफ। तो किसके बीच में लाई करती है? स्पेयरमैन एंड थॉर्नडाइक। देखिए वेस्लर हो नहीं सकता, टर्मन और वेस्लन, दीज आर मोर रिसेंट। बोरिंग एंड गेल्टन नहीं हो सकता, वेस्लर। ये सारे के सारे अगर आप मैचेस पे ध्यान देंगे ना तो अपने आप ही एलिमिनेटेड हो रहे हैं। Question number is 87. Who has regarding intelligence as capacity of design to adjust itself in increasing complex environment। शुरू में भी ये डेफिनेशन आई है कि अपने आप किस, हम इंटेलिजेंस वो है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं तो उसे एडजस्ट कर पाते हैं। उसे स्पेंसर ने दिया था। देखिए गेल्टन ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था। बोरिंग ने कहा कि इंटेलिजेंस टेस्ट वो है जो वो मेजर करते हैं, व्हाटएवर इंटेलिजेंस टेस्ट जो मेजर करता है दैट इज। एंड गिलफर्ड हैज गिवन दी दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, तो वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो आंसर विल बी स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 88। हु डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्रीथ, इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड। मैंने आपको जेनसन का एक पिक्चर लास्ट वाले वीडियो में दिखाया है, तो उसमें लेवल 1 और लेवल 2 है। और लेवल 1 क्या है? इंटेलेक्चुअल ब्रीथ, और लेवल 2 है इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड। तो आंसर इज ए आर जेनसन। स्पेयरमैन का हम जानते हैं जी और एस फैक्टर। थर्डसन का मैं भी आपको 7 मेंटल एबिलिटी दिखा चुकी हूँ, बोरिंग की डेफिनेशन बता चुकी हूँ। सो आंसर इज बी। Question number 89. According to Wessler, intelligence is a global because it characterizes the individual behavior as a whole। तो उसमें सब कुछ आ जाता है, तो आंसर इज एज अ होल। क्वेश्चन नंबर 90। It has been suggested that mental growth stops somewhere between the age of। तो ये एडोलसेंस का टाइम होता है, और जनरली हम 18 ईयर्स लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा वही प्लस माइनस हो जाता है। तो 16 एंड 20 जो होता है, यहाँ पे आके आपकी एक मेंटल ग्रोथ जो है खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप कभी भी मेंटल रिटार्डेड बच्चों का जो बनता है तो वो 18 ईयर्स के आसपास जब आईक्यू टेस्टिंग होता है तो उसको फिर लास्ट माना जाता है। उसके बाद फिर आईक्यू टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और उसका जो आगे सर्टिफिकेट है वो फॉलो हो सकता है। ठीक है। 91। मेंटल एज रीचेज इट्स मैक्सिमम लिमिट अबाउट द एज ऑफ। मैं अभी आपको ये बता चुकी हूँ 16 एंड 20। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आप सॉरी, अरे यार,
ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, सो मैक्सिमम विल बी 20। क्वेश्चन नंबर 92, नॉन वर्बल टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, तो नॉन वर्बल टेस्ट है तो कौन से टेस्ट होंगे, परफॉर्मेंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 93, द टू फैक्टर एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरीज इमर्ज फ्रॉम द मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस, इस मेथड से हुआ था। बाकी कोई भी ऑप्शन देखिए नहीं है, साइकोफिजिक्स नहीं है, साइकोथेरेपी नहीं है, साइकोफिजियोलॉजी नहीं है, वेरी क्लियर आंसर इज फैक्टर एनालिसिस। Question number 94, the first scale device primarily to identify mental deficient children in school of Paris, और इसी वजह से इन्हें बनाने के लिए बुलाया गया था, तो आंसर इज 1905 बिने साइमन स्केल। थर्डसन स्केल नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्पेंसर ने कहा था, स्पेंसर ने ये वाला ऐसा कोई स्केल दिया नहीं है, एंड गेल्टन इज गिवन द IQ कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, एनिमल्स डू नॉट हैव, एनिमल्स के पास क्या नहीं है, एनिमल्स के पास एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस नहीं है, दैट्स व्हाई दे आई थिंक फेथफुल, तो उनके पास जो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस नहीं है, दैट इज, इसका आंसर बी है और इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ड्राइव्स होती हैं और मेमोरी होती है, बिहेवियर होता है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 96, द टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय गेल्टन मेनली डील विद परसेप्चुअल मोटर स्किल्स, तो उन्होंने इस पे ध्यान दिया था, तो ये मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 97, कल्चर फेयर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वर डेवलप बाय, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, मैंने बताया भी था, कैटल कल्चर फेयर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप हुआ था। Next question number 98, fluid intelligence is general relation perceiving capacity with represent one's potential intelligence, somewhat independence of socialization and education। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अफेक्ट नहीं करता, तो मैंने आपको अगर एक लास्ट वाली वीडियो में दिखाया है फ्लूइड और क्रिस्टलाइज, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस वो होता है जो इनबोर्न होता है हमारे अंदर, ठीक है, जो लर्नड नहीं है, लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो होता है जो हम लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, तो इसलिए सोशलाइजेशन और एजुकेशन तो हम लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, नॉट एट ऑल, नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस, तो आंसर विल बी सी। जबकि पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी दैट इज इनबोर्न, क्रिएटिविटी एंड इमोशन इनबोर्न, इमोशन मोटिवेशन इनबोर्न, बट सोशलाइजेशन और एजुकेशन आप खुद से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट्स कल्चर एक्सपोजर, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी क्योंकि फ्लूइड एंड मोटिवेशन पर्सनालिटीज ऑल आर फ्लूइड, सो आंसर विल बी B, culture exposure. Question number 100, Piaget state-oriented theory conceives of intelligence as adaptive process. Piaget कहता ये है कि आप कैसे cognition का process adaptation करता है, that is, और उसमें assimilation और accommodation का उन्होंने बताया था, बाकी personality aspect, motivational factor, creative factor का उन्होंने कुछ भी discussion नहीं किया है, तो answer will be। Thank you. If you like this video, please like, share and subscribe, and next 50 question I'll do in the next video. Thank you.